बाखुदा तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो। हाँ मैं देखूं जहां जब, क्या हाल चाल है तुम्हारे। क्या हाल चाल, जल्दी से बता दो, हाल चाल कैसे चल रहे हैं भैया। अच्छा, कभी कभी जब टेंशन में आ जाते हो ना, तब पता क्या किया करो। मतलब मैं तो वही करता हूं, तुम पता नहीं तुम क्या करते हो। सॉन्ग सुन लिया करो एक, कैसे भी सॉन्ग पसंद है। मेरी क्लास में ऐसा कोई है जिसको शास्त्रीय संगीत पसंद है, क्योंकि मुझे तो देखो शास्त्रीय संगीत समझ में आता नहीं है। मगर तुमको जैसे भी सॉन्ग पसंद है ना, वो सुन लिया करो। क्या करते हो तुम खाली टाइम पे है? जब तुम्हारे पास खाली टाइम होता है तब तुम क्या करते हो? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सारे आ जाओ फटाफट से। जब तुम्हारे पास खाली टाइम होता है तो तुम क्या करते हो? पूछता है भारत तुमसे, जल्दी बताओ क्या करते हो तुम। जब खाली टाइम होता है तो घर वाले तुम्हारे पर हाथ साफ कर देते हैं, या तो ये करते हो। जब खाली टाइम होता है तो घर वाले झाड़ू पोछा लगवाते हैं पूरे घर का, या तो ये करते हो। जब खाली टाइम होता है तो किसी से बात कर लेते हो, हेलो बाबू क्या हाल चाल है, ये भी हो सकता है, मगर इसके चांसेस वैसे लड़कों बहुत कम ही है आजकल। जब खाली टाइम होता है तो पढ़ लेते हो, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, होता ही नहीं खाली टाइम। अरे अरे पढ़े रही हो, तुम पढ़ रहे हो सारा, क्योंकि खाली टाइम है ही नहीं। अच्छा खाली नहीं है तो क्या करते हो तुम भाई? तुम क्या करते हो सही बताओ। तुम्हारे पास खाली टाइम नहीं है ना, तो तुम क्या करते हो ये बताओ फिर। नहीं है ना तुम्हारे पास खाली टाइम, करते क्या हो तुम? जल्दी बताओ मुझे, मैं पूछना चाहता हूं तुमसे। बेटा कमेंट बॉक्स नहीं आ रहा क्या यहाँ पे? डाउट, यहाँ पे डाउट में भी लिख सकते हो आप, तो कभी कभी डाउट भी पढ़ लिया जाए। डाउट आ रहा है क्या आप तुम लोगों के? बताओ फटाफट से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं? सब बढ़िया, मजे में, जबरदस्त। ओके, गेम करते हो? अच्छा अच्छा, गेम करते हो। सर कहाँ है खाली टाइम सर, पढ़ते ही रहते हैं। अच्छा पढ़ाई बहुत करनी पड़ती होगी ना, कई बार ऐसा चेहरा देखते होंगे अपना, मम्मी मैं पहले कितना स्मार्ट था, मम्मी ये क्या हो गया है मुझे, पढ़ पढ़ के मेरी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं मम्मी, अब मैं क्या करूंगा बताओ। अब तो मुझे कोई लड़की भी पसंद नहीं करेगी, मैं इतना पढ़ रहा हूं मम्मी। ऐसा है कोई? अच्छा ऐसा है कोई मेरी क्लास में जिसके घर वाले ये बोलते हो कि बेटा मत पढ़, बहुत पढ़ रहा है तू? ऐसा है कोई जिसके घर वाले ये कहते हो? है कोई है क्या? मॉर्निंग से रात तक स्टडी, वाह आकांक्षा, जय माता दी, बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम पाटीदार भी कह रही है, सीमा भी कह रही है, बापू का लाडला भी यहाँ पे है। बेटा बापू का लाडला ये तो जरूर पिटता होगा अंकल से। अच्छा नेहा, आई एम हाउस वाइफ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहले कौन सी करती थी पसंद? अच्छा यही बात है। अरे नहीं, बहुत अलग चीज है। ऐसा है क्या? नहीं ना, मेरी क्लास में केवल लड़के, लड़कों का तो देखो मेरे को पता नहीं, लड़कियों से तो फिर भी उनके घर वाले बोल सकते हैं कि बेटा पढ़ ले तू, बहुत देर हो गई बेटा, अब तू पढ़ ले, मतलब अब तू मत पढ़। लड़कियों से तो ऐसा बोल सकते हैं। मेरी क्लास में लड़कियों से ऐसा बोला जा सकता है कि उनके पेरेंट्स ऐसा बोलते हो, बेटा सुबह से पढ़ रही है बिटिया, अब मत पढ़, थोड़ी देर रेस्ट भी कर ले बेटा, आराम कर ले। मगर लड़कों से जनरली उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? मतलब मेरे से तो कभी ये नहीं बोला कि बेटा तू ज्यादा पढ़ रहा है बेटा मत पढ़। मुझसे तो ये कहते थे, अबे नालायक पढ़ ले, अबे कल पेपर है पढ़ ले बेटा, फिर मैं तैयार होता था। और कॉलेज टाइम में तो अलग ही चीज होती थी नहीं। अच्छा तो ये बात तुमने देखी होगी, पूरे साल कुछ याद हो नहीं हो, पेपर से एक दिन पहले जो खोपड़ी चलती है भाई साहब, मतलब न्यूटन आइंस्टीन फाइंस्टीन अटरम शटरम सब खोपड़ी में बैठे होते हैं उस टाइम। फिर यूं चलता है, अरे हो गया, अरे हो गया, या तो ये, या फिर पता है क्या क्या होता है, देखो ये, अबे ये क्या हो गया, अबे ये तो आता ही नहीं है, अरे मैं क्या करूं। या तो ऐसा होता है ना, वो मीम चलता है, हे राम माता जी, ऐसा भी आ सकता है दिमाग में। जोरदार, बहुत बढ़िया। आज मैंने सोचा थोड़ा सा हंसा देता हूं मैं तुम लोगों को, थोड़ा सा हंसा देता हूं तो अच्छा लगेगा। क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूं? देखो भाई के डोले सोले बन रहे हैं, है ना? यार देखो तुम पढ़ तो हमेशा ही रहे हो, इधर उधर जा जाके भी पढ़ते हो, कभी यूट्यूब पे कभी कहां पे कभी कहां पे, मगर मैं कह रहा हूं कहीं मत पढ़ो, बस जो मैं बोलता हूं बस वो सुनो, क्योंकि अभी लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं, जो भी जयपुर से है, जयपुर से, तो 12 तारीख को जयपुर आ रहा हूं मैं। वेन्यू मैं बता दूंगा, इंस्टाग्राम पे मैं अभी डिक्लेयर कर दूंगा कि वेन्यू कौन सा है। ठीक है,
तो इंस्टाग्राम पे बता दूंगा मैं, हर्षित ठाकुरिया के नाम, मेरे नाम से ही है, तो वहां पे मैं बता दूंगा कि कहाँ आ रहा हूँ। तो 12 तारीख को जयपुर में मिलते हैं। अगर वैसे तो आप लोग आना ही मत, मतलब मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि मत आना, मतलब मन है तो आ जाना, मगर अभी ज्यादा पढ़ लो, तब थोड़ी देर के लिए आ जाना बस मिलने के लिए, ठीक है। मैं वेन्यू डिसाइड करके वेन्यू बता दूंगा आपको, वेन्यू क्या है। जयपुर से है कोई? नहीं? हाँ, मेरी शादी कब है? जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, चले आगे। देखो डोले शोले बन रहे भाई के, देख लो, देखो तुम, डोले शोले बन। चले अब पढ़े जा थोड़ा सा, आ जाओ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं आज बायोलॉजी, एक और करेंगे आज बायोलॉजी। बेटा आज आज मैं तुम्हारे कमेंट ऑफ नहीं करूंगा, आराम से लिखते रहो, वहीं पे गुनगुनाते रहो जो तुम्हें गुनगुनाना है, ठीक है। पोल करवाने का मेरा कोई मन नहीं है, क्योंकि पोल में टाइम वेस्ट हो रहा है। और आप लोगों को पता होगा आज तारीख हो गई आई थिंक 10, और 10 तारीख हो गई है, नीट का पेपर बहुत पास आ रहा है, लग रहा है ना बेटा बहुत पास आ गया। अरे जिस दिन तुम्हारा नीट का पेपर होगा उस दिन मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मेरी शादी में जरूर आना, बस मेरी शादी में जरूर आना, पक्का। मैं मेरी शादी, बेटा शादी में मैं तुम्हें बुला लूंगा, उसका सबसे बड़ा रीजन है, शादी में तुम्हें बुलाने का सबसे बड़ा है क्योंकि शादी में खाना लड़के वाले बहुत मुश्किल से करते हैं, लड़की वाले करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बुला सकते हैं। मगर बेटा नालायको, केवल शादी में खाना खाने आओगे क्या? सर की बारात में डांस नहीं करोगे? आज मेरे सर की शादी है, डांस करवाऊंगा बेटा, ठीक है, आ जाओ। चले, हाँ, आज 2 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। पुष्पी पातों में लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जया जी बोल रही है ये बात, और वंशानुगति के आणविक आधार। दोनों ही चैप्टर अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। अब जरा मेरी बात सुन लो बेटा, हाँ पैसा तो मेरा ही कटेगा, मेरी बात सुन लो बेटा। ठीक है भाई, हमें बोलती है मम्मी अब सो जा, ओके। स्टडी करते हैं सर खाली टाइम में, ओके सर ऐसा नहीं है सर, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाओ, ओके दोस्त। सर ने खाली टाइम में अपनी मम्मी से बात करती हूँ, बहुत ही बढ़िया बात है सर, वीसी करो ना, बिल्कुल। और ये क्या लिख रहे हो भाई, पता नहीं लग रहा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। चलो भाई, आप लोगों से बात हो गई, अब चले आगे। हाँ, आज मॉलिक्यूलर 2 चलेंगे, आज 2 करवाएंगे चैप्टर, मजा भी आने वाला है चैप्टर्स में साथ साथ। कितने बजे होगी, पढ़ाऊं, कर दूं चालू? आ जाओ बेटा। आज सबसे पहले अपने पास जो चैप्टर है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसे हम बोलते हैं पुष्पी पातों में लैंगिक जनन। मैं एक बात आपसे हमेशा बोल गया हूं और मैं आज फिर बोल रहा हूं, जब मैं आपको कोई भी चैप्टर करवा रहा हूं तो उस चैप्टर की स्टार्टिंग वाला पार्ट आपको पढ़ना है और उस चैप्टर के एंड वाला पार्ट आपको पढ़ना है। आप दोनों ही पार्ट करेंगे आसानी से तो आपका लगभग सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और जरा देख लेते हैं कि अभी क्या है इस चीज में। 12 तारीख वाली मैंने बात बता दी, जयपुर आऊंगा 12 तारीख को। अगर थोड़ा बहुत टाइम हो और जयपुर में ही आसपास रहते हो तो आ जाना, मिल लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है दिमाग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए भैया, देखो सीधी सी बात है, मगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत रिलैक्स है तो ठीक है। एक फॉर्म अभी डिस्क्लोज करूंगा अभी इंस्टाग्राम पे, वो भर देना अगर आना चाहते हो तो, ठीक है। ये वाला पेज जरूर पढ़ना बेटा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एनसीईआरटी में पेज नंबर के अलावा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वाला जो पेज है जो आपके आगे आगे दे रखा है आपको 100% करना है और याद रखना है, ठीक है। अनुष्का मेरी बात सुन लो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ द फ्रेंड्स हो गया। अब यहां देख लो बेटा, ये तुम यहां पे ही बात क्यों करने लग जाते हो? मत करो बात बेटा, मैं ब्लॉक कर दूंगा सबको अभी, ठीक है। यहां देखो, तो आ जाओ बेटा, हम चलते हैं सबसे पहले पुष्पी पातों में लैंगिक जनन। पहले पेज में ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा, पहले पेज में एग्जैक्टली यही चीज लिख रखी है कि पुष्प क्या होता है, लैंगिक जनन के लिए पुष्प आखिर कैसे काम करता है, वो लगभग हम सभी लोगों को पता है। मगर पुष्प के अंदर 2 प्रकार की चीजें होती है, एक नर जनन और एक मादा जनन। उसमें वर्तिका, अगर वर्तिका और अंडाशय होता है जो मादा के अंदर होता है, पुंकेसर और पुतंतु जो होते हैं वो नर के अंदर जनरली आपको पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, पुष्प एक आकर्षक अंग होता है, ऐसा कुछ ज्यादा चीज नहीं है, क्योंकि आभूषण के अंदर, सजाने के अंदर, किसी को गिफ्ट करने के अंदर, अपने प्यार का इजहार करने के लिए आप लोग पुष्प का प्रयोग आसानी से कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, मेरी शादी में डांस करोगे, बहुत बढ़िया। अब जरा मेरी बात सुन लो, वहां पे लिखो, टाइप करो, मगर पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। ये पुष्प का डायग्राम है, आपको पता है। अब देखो 2 चीज पुष्प में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक पुष्प में इंपॉर्टेंट होता है कि एक पुष्प में इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से आवश्यक है और कौन से सहायक है, एसेसरी। बेटा देखो याद रखना, शादी के अंदर लड़का लड़की बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी ही शादी हो रही है। मामा, चाचा, ताऊ, फूफा ये इतने इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होते क्योंकि वो एसेसरी है।
एसेसरी कभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो मेन होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे तो पुष्प के अंदर कई सारी स्थितियां आती है, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन के बाद वाली स्थिति क्या होती है। निषेचन पूर्व का मतलब जब लड़के को और लड़की को शादी के लिए तैयार करते हो, दोनों को बता देते हो कि भैया तुम लोगों की शादी है। ये से ब्लाइंड डेट थोड़ी होती है कि शादी में जा रहे हो और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पकड़ के कह दिया जा ये तेरी बीबी है आज से, ऐसा नहीं होता ना। तो शादी के लिए मतलब बताना बहुत जरूरी है, तो ये सब कुछ बताया जाता है। यहाँ पे पराग कोश है जिसके अंदर पराग कण पाए जाते हैं, इसको काटोगे तो इस तरीके की संरचना आएगी। यहाँ से बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी चीज तो ये आती है कि इस वाले खंड को हम डिस्टल खंड कहते हैं, नीचे वाले को प्रॉक्सिमल खंड कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। दो पाली पाई जाती है, एक पाली ए एक पाली ए, और इन दोनों पाली में दो कोष्ठक होते हैं, एक दो एक दो। बोलो बात सही है, ये तो हमको पता ही है। इसके अंदर पराग कोश विकसित होते हैं, वो भी हम अच्छे से जानते हैं। असली चीज लघु बीजाणु धनु, बेटा लघु का मतलब होता है छोटा और छोटे का मतलब मेल, बस इतनी सी बात याद रखना। लघु कभी भी आए, माइक्रो कभी भी आए, तो आप हमेशा मेल के बारे में बात करेंगे, फीमेल के बारे में नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अगली चीज, लघु बीजाणु की धानी के अंदर भारी बार होती है अधिचर्म, उसके अंदर होती है अंतःश्रम या जिसे हम एंडोथीसियम कहते हैं, उसके अंदर होती है मध्य लेयर जिसे हम मिडिल लेयर कहते हैं, और अंदर टेपेटम की कोशिका होती है। टेपेटम बहु केंद्र की संरचना होती है। अधिचर्म सबसे भारी भार होती है जो प्रोटेक्शन करने का काम करती है। एंडोथीसियम जो होती है उसके अंदर पूरे के पूरे जीवन पर्यंत चेंजेस आने का काम होता रहता है, और वहीं पे स्टोमियम होता है जहां से ये फट जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं, जो आपके परागकण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। टेपेटम सबसे न्यूट्रिटिव लेयर है। कोई भी चीज अगर आप कहोगे तो ज्यादातर काम टेपेटम का ही होता है। अंदर पोषण प्रदान करने का काम भी टेपेटम करता है। बहु केंद्र की यही होता है। टेपेटम पॉलीपोलाइडी अवस्था जनरली बायोलॉजी कहती है कि इसकी मानी जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको पता होगा। एक छोटी सी बात याद रखना, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं देखो आप कमेंट में नहीं, खोपड़ी मेरे पास रखो, आपस में बात मत करो दोस्त, वो नुकसान है आपका। मेरी बात तो समझो। जब परिपक्व हो जाएगा ये पूरा का पूरा, तो ऐसे में केवल एक कोष्ठक ही और एक कोष्ठक ही, केवल दो ही कोष्ठक पाए जाएंगे क्योंकि अभी फट चुके हैं। ये डाइसेंस हो गया यानी कि प्रस्फुटन हो गया, यहां से परागकण बाहर निकल जाएंगे। परागकण के अंदर आप जानते होंगे कैसा होता है, बाहर की तरफ एक्साइन होता है, एक्साइन के अंदर की तरफ इंटाइन होता है। एक्साइन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, सतत नहीं होती, असतत होती है। जहां से वो टूटी होती है वहां पे जर्मपोर पाया जाता है, आपको पता होगा। यहां पे ही अगर देखा जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि यहां पे सबसे पहले एक केंद्रक होता है, मगर केंद्रक का जब विभाजन होता है तो कोशिका द्रव्य का अनइक्वल विभाजन होता है। तो एक कोशिका द्रव्य या एक कोशिका बड़ी और एक कोशिका छोटी होती है। जो बड़ी कोशिका होती है उसे कायिक कोशिका कहते हैं, छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका कायिक कोशिका के अंदर तैरती रहती है। बोलो बात सही है। एक्साइन जो होती है वो बनी होती है किससे, स्पोरोपोलिनिन से, जिसको किसी भी तरीके से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। अर्थ पे ऐसा कोई एंजाइम नहीं है, अर्थ पे ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है तो उसको ज्यादा डिस्टर्ब कर सके। अंदर इंटाइन होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जो बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा आगे। क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन पाए जाते हैं इसलिए ये फॉसिल्स के अंदर यानी कि जीवाश्म के अंदर भी आपको इनकी उपयोगिता दिखती है। आपको दिख रहा होगा एक बड़ी कोशिका है जो कायिक कोशिका है, छोटी कोशिका जनन कोशिका। ये दो कोशिका की प्रावस्था है, इसमें दो कोशिका है। तीन कोशिका की प्रावस्था भी आपको पता है क्या होगा, जब ये विभाजन होकर नर युग्मक बना देगा इसके अंदर ही, तो तीन कोशिका की प्रावस्था यहाँ पे हो जाएगी। अंतःस्ट्रोल के बारे में जानते हो आप, मैं सबके बारे में लगभग बता चुका हूं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे कई सारी अलग अलग चीज है, जैसे कई बार ये एलर्जी की तरह भी काम कर सकते हैं। पार्थेनियम जिसे हम कैरेट ग्रास होती है, पार्थेनियम होती है, और इसके अलावा कई सारे और एग्जाम्पल भी होते हैं जो सारे के सारे आपको रोग वगैरह कर सकते हैं, मतलब अस्थमा वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। साथ साथ इसमें न्यूट्रिटिव लेयर बहुत ज्यादा होती है, तो न्यूट्रिशन की वजह से हम इसको जो रेसिंग हॉर्स होते हैं उसको खिलाते हैं, जो एथलीट्स होते हैं उनको खिलाया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर ये टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिक्विड नाइट्रोजन में कभी भी किसी भी चीज को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाओगे तो यही होगा। एक बात और एनसीईआरटी लिखती है कि 60% एंजियोस्पर्म में दो कोशिका की प्रावस्था पाई जाती है। अपनी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आपको याद रखना है। ये बेटा डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा डायग्राम दे देगा और डायग्राम के बारे में पूछ लेगा कि ये किस किस का डायग्राम है। जैसे यही पूछ लिया तो आप बता दोगे कि ये गुड़हल का डायग्राम है। डायग्राम देगा और आपसे पूछ लेता है, तो ये डायग्राम भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्त्री केसर के बारे में आप जानते हो क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र जो होता है वो उसके ऊपर बेसिकली, वर्तिका जो होती है ऊपर ऊपर जो होता है उसके ऊपर बेसिकली क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो आता है वहां पे, जिसे हम परागण की अभिक्रिया भी कहते हैं।
यहाँ पे निर्माण कैसा होता है आपको मेरे ख्याल से पता होगा बहुत अच्छे से, मतलब डिस्कस तो खैर आपने अपने लेक्चर में भी किया होगा कि किस तरीके से बनेगा, बट याद रखना यहाँ पे चार चार अगर देखा जाए तो यहाँ पे अंड कोशिका से जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके द्वारा कोशिका बनती है, जिसमें 3 तो खत्म हो जाती है, काम की केवल 1 रहती है, वो हमको पता ही है। यहाँ पे 2 न्यूक्लिएट आपको पता ही होगा, ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिका होती है, पता है ना, चेलेजल एंड माइक्रोपाइलर आपने पढ़ा है। बीच में जो होता है वो केंद्रक होता है मध्य वाला, नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड्स होते हैं और बीच में अंड कोशिका पाई जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा 7 सेल या 8 न्यूक्लियस, पता है ना, 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज, मेरे ख्याल से सभी लोगों को याद आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये पूरी की पूरी अभिक्रिया है, पहले 1 है, फिर 2 हो गए, 2 से 4 बन गए, 4 के बाद बेटा 3 तो नष्ट हो गया, बच गया 1, 1 में अब केंद्रक का विभाजन होगा, पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो 3 बार केंद्रक के विभाजन से 8 कोशिका बन गई। 3 ऊपर की तरफ जो प्रतिमुखी कोशिका है, 2 नीचे की तरफ जो सिनर्जिस है, बीच में अंड कोशिका और बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक आपको जनरली देखने को मिलते हैं, जिनसे ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिकीय संरचना यहाँ पे आपको पाई जाती है, बहुत सही। परागण के अंदर यहाँ पे कॉब और टेसल का बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, मैंने इस बार क्वेश्चन भी में भी उसको ऐड किया है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। परागण की अभिक्रिया आप जानते होंगे, परागण क्या होता है, मतलब आप कह सकते हो कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर आ जाना, यही परागण की अभिक्रिया होती है। 2 प्रकार का होता है, स्वयं परागण और पर परागण। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। याद रखना, ये भी स्वयं परागण है, ये भी स्वयं परागण है, मगर ये पर परागण है। अगर एक ही पादप होगा, एक ही पुष्प होगा तो स्वयं परागण, एक ही पादप होगा 2 पुष्प में होगा तो भी स्वयं परागण, मगर 2 पादप होंगे और अलग अलग पुष्प होंगे तो ये पर परागण है। करो, स्वयं परागण, स्वयं परागण, पर परागण, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जीनोगेमी, बहुत बढ़िया, याद हो जाना चाहिए। और उन्मूली परागण, ये सब आप वैसे जानते होंगे कि कई बार खुले भी होते हैं पुष्प, कई बार बंद भी होते हैं, वो सारी चीजें। ये कॉब और टेसर का बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, मक्का वगैरह के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि कई जगह पे जल के द्वारा भी परागण की अभिक्रिया देखी जाती है, कई जगह पे कीट के द्वारा भी परागण की अभिक्रिया देखी जाती है। कीट में भी मधुमक्खी के द्वारा सबसे ज्यादा परागण की अभिक्रिया होती है। जल में भी आपको पढ़ा होगा, 2 प्रकार के होते हैं, एक जल के ऊपर होते हैं, एक जल के अंदर की तरफ होते हैं। जोस्टेरा वगैरह का एग्जाम्पल आई थिंक आप सभी लोगों ने याद किया होगा। ये कुछ ऐसा होता है जो धोखेबाजी होती है, जिसके अंदर मेल को लगता है कि ये फीमेल पुष्प है, यानी कि फीमेल है इसकी, मगर फीमेल नहीं होती, जो पादप होता है वही अपने आप को इसकी फीमेल की तरह दिखा देता है, तो धोखा हो जाता है, खोदा पहाड़ चुईया भी नहीं निकली, ये कहता है ओ तुम कौन, ऐसा हो जाता है इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सीग्रास वगैरह के अंदर सब कुछ मिलता है आपको परागण। कई बार ये छिपकली वगैरह जो होती है, तुम हो गए, मैं हो गए, भैंस हो गई, ये सारे के सारे करते हैं। कई बार हवा के द्वारा भी परागण हो जाता है, कई बार अंडा देने की, जैसे एमोर्फोफेलस का एक अच्छा एग्जांपल है, क्वेश्चन आ सकता है एमोर्फोफेलस का, क्योंकि 6 फुट ऊंचा होता है। तो कुछ चीजें एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, ऐसी रीडिंग लगाओगे तो अपने आप ही आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बही प्रजनन युक्तियां होती है, मतलब कई बार हम क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है स्वयं जो परागण होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसमें विभिन्नताएं बहुत कम आने का काम होता है। ये सारी की सारी चीज रखी है। कई बार होता है पराग स्थिरीकरण संरक्षण, अगर पादप नहीं चाहे कि वो स्वयं परागण करना चाहता है, स्वयं परागण को छोड़ना चाहता है अगर मान लो, तो वो क्या करेगा, वो सीधी सी बात है वो मना कर देगा, वो अपने आप को ही नहीं पहचानेगा। सोचो किस दिन तुम अपने घर पे गए और पापा तुमसे कहे तुम कौन, तो बस बेटा हो गया काम। तुम्हें पता है, मतलब ये चीज तो देखो तुमने भी सोचा होगा और सुना होगा। कई बार तुम देखते हो कि जैसे शादी से पहले हम गोत्र मिलाते हैं, तो गोत्र इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि अगर गोत्र समान होंगे तो फिर आगे फ्यूचर के अंदर हो सकता है कोई जनन की जैसा कोई इशू आ जाए, इसलिए हम गोत्र मिलाते हैं। वही सब कुछ यहाँ पे है। स्वयं परागण को रोकने की कोशिश अगर प्लांट करेगा तो वो पुष्प को केवल एक ही, या तो नर पैदा करेगा या मादा पैदा करेगा, या नर को डेवलप पहले कर देगा, मादा को बाद में करेगा, या नर और मादा की जो स्थिति होगी जनन की वो अलग अलग होगी। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ये कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं, ये वही चीज है कि किस तरीके से ये आगे मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, वो भी आप लोग जानते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आगे आगे जो होती है वो नलिका के अंदर जाता है, पीछे की तरफ जो होता है वो 2 नर युग्मक जाते हैं। एक नर युग्मक जो होगा वो अंड कोशिका से क्रिया कर लेगा, तो एन एन हो गया 2n, ये तो सत्य प्रकार का निषेचन हो गया। दूसरा वाला जो नर युग्मक है वो बीच में जो 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं ये मिल जाते हैं, तो 2n तो ये हो गया, और जो एक नर युग्मक है वो मिलने के बाद 3n हो जाता है, इसे त्रिसंलयन बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं हम इसको। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पे दे रखी है। तो दोहरा निषेचन की जो अभिक्रिया होती है वो इसलिए बता रखी है। कई बार कृत्रिम परागण करवाया जाता है, बैगिंग करवाई जाती है, पैक कर देते हैं कि बाहर से कोई भी और जो परागण है वो नहीं आए। दोहरा निषेचन आपको मैंने बता ही दिया अभी कि दोहरा निषेचन क्या होता है। ये स्थिति मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो
आपकी जो कोशिकाएं होती है वो सबसे पहले ग्लोबुलर अवस्था बनाती है, नीचे की तरफ बहुत सारे सस्पेंसर कोशिका बन जाती है। डायग्राम मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है और मैंने जहां लेक्चर पढ़ा रखे हैं तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक्सेस मिला है तो, नहीं मिला तो देख लो फिर, मतलब बहुत बढ़िया से। नहीं तो एक काम और कर सकते हो, माइंड मैप भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में, मगर आई थिंक सो आपको समझ में आ जाएगा। निषेचन की जो पश्य घटनाएं होती है वो आपको पता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री कैसे बनेगा, यहां से भी बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है। बीजपत्र एक होगा तो एक बीजपत्री, बीजपत्र दो होगा तो द्विबीजपत्री होगा, ठीक है। भ्रूण कैसे बनता है, गोलाकार हृदयाकार, जो अभी संरचना थी एम्ब्रियोजेनेसिस की, उसके अंदर आता है। बीज का निर्माण कैसे होता है, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस क्या चीज होती है, इसमें एक एंडोस्पर्म होगा एक में नहीं होगा, सीधी सी बात है, पहले ही प्रयोग कर लेगा। जैसे मोनोकॉट होता है ना एक बीजपत्री, उसके अंदर कोई भी आपको नहीं मिल, मतलब सॉरी, उसके अंदर आपको देखा जाए तो भ्रूणपोष जो है वो मिलता है, ऊपर एंडोस्पर्म मिलता है, ठीक है। तो बस ये वाली चीज और ये सारी चीज। प्रसुप्ति क्या होती है, प्रसुप्ति होती है जब तक जो बीज है उसमें अंकुरण नहीं हो, उसे मूलांकुर और प्रांकुर डेवलप नहीं हो, जब तक जड़ नहीं आए, जब तक तना नहीं आए, वो सारी चीजें आ जाती है। डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, तो डायग्राम को प्लीज फोकस करिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट डायग्राम है अपने आप में। ये सेव वेव के डायग्राम से बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, नीचे वाली हेडलाइन जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फल भित्ति वगैरह आपको पढ़ा होगा, एपीकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प, मेरे ख्याल से लगभग सभी चीज जानते होंगे। एंडोकार्प बिल्कुल अंदर ही अंदर, मीजोकार्प बीच में होती है और एपीकार्प सबसे बाहर की तरफ होती है, ठीक है। इन सबको मिला के पेरिकार्प बोलते हैं। कई बार बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है, कई बार बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है, ऐसा भी होता है। आपने सुना होगा अनिषेक फल, ठीक है, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल भी सुने होंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे कई बार जो सुप्तावस्था होती है वो कई बड़ी बड़ी भी हो सकती है, जैसे आपने होलार्ड पैलेस में भी पढ़ा था। आपने यहाँ पे दो एग्जाम्पल, जैसे फोनिक्स डेक्टिलिफेरा और ल्यूपिनस आर्क्टिकस, यहाँ से बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा और मैं कह रहा हूँ शायद छप गया होगा क्योंकि पेपर तो बनी गया होगा अब आपका। ये सारी चीजें हैं और इसके बाद कुछ नहीं, ये छोटे मोटे एग्जाम्पल है जो मेरे ख्याल से आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारांश जरूर पढ़ना, आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा सारांश पढ़ने में, प्लीज इसका सारांश जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारांश आप लोगों के लिए, इसमें कोई भी कोताही कोई भी नहीं बरतेगा। बताओ क्या यहां तक, हाँ बनाना एग्जाम्पल होता है, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है भैया, क्लियर है बात, आ जाओ, आओ भाई। देखो क्वेश्चन में मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं एग्जैक्टली पोल नहीं करवाने वाला क्योंकि पोल में टाइम लगता है और अब तो देखो टाइम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पता है, तो मैं पोल नहीं करवाऊंगा। कौन कौब की अगर मैं बात करता हूं, फटाफट से अगर क्वेश्चन सामने आ गया तो फटाफट से आंसर दो, नहीं तो मैं आंसर बता देता हूं आपको तो रिवीजन हो जाएगा। बीजों की रक्षा करना, कीटों को आकर्षित करना और परागकणों को पकड़ना, पकड़ना होता है, इसका डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। फटाफट से आंसर बताते जाओ बस मेरे साथ साथ। बड़े रंगीन और सुगंध युक्त व मकरंद से भरपूर पुष्प किसमें देखे जा सकते हैं, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अगर रंगीन होंगे, सुगंध युक्त होंगे तो वायु परागण का कभी भी कोई रोल नहीं होगा, कोई भी रोल नहीं होगा, वहां पे कीट वाला परागण आपको जनरली देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से आंसर सभी का आ जाएगा, बिल्कुल आंसर बिल्कुल क्या है यहाँ पे, बी है। आगे चल सकते हैं। एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजी में भ्रूणपोष के अंड उपकरण में क्या होता है, ठीक है। अब ये वाली बात भी देख लेते हैं, 2022 में यहां पे पूछा गया है। एक अंड कोशिका होती है, बिल्कुल सही बात है। 2 सहायक कोशिका होती है, सिनर्जिड्स, बिल्कुल सही बात है। 3 प्रतिव्यासित कोशिका यानी कि एंटीपोडल सेल होती है, बिल्कुल सही बात है। 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से पहले में ही आंसर आ गया अपना, आंसर बिल्कुल सही है अपना, बिल्कुल सही है। आ जाओ भैया आगे। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणपोष निम्नलिखित में से कौन सा होता है। 8 केंद्रकीय और 7 न्यूक्लियस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगला, एक पादप के परागकोश से परागकण कणों के एक विभिन्न पादप के वर्तिका में स्थानांतरण के लिए हम इसे परनिषेचन की अभिक्रिया कहते हैं, सही बात है। निम्नलिखित में से किन कुलों में युग्मिक कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है मेरे ख्याल से, और आप लोगों को याद भी होगा, इसमें रोजिसी और लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जलकुंभी और जल लिली, ठीक है, जलकुंभी और जल लिली, इसके अंदर परागण किसके द्वारा होता है, नो डाउट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ एग्जाम्पल है और यह है कीट और वायु के द्वारा। यहां वायु थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेलिसिनेरिया जल के द्वारा होता है, पता ही होगा आपको। तो वेलिसिनेरिया में जल अवस्था में जल में होता है, पहला है। दूसरा है पुष्प जल की सतह पर है, जल की सतह पर नर पुष्प धारा के साथ मादा पुष्प तक जाना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये तो आपको पता ही है, लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है, ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
एक आवर्तबीजी पादपों में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? गुरु बीजाणु पूछा है। गुरु बीजाणु का मतलब क्या हो गया? मेल फीमेल गुरु बीजाणु ना। अच्छा, उसे भ्रूणपोष विकसित होना चाहिए, भ्रूणकोश। अगला, वे पुष्प जिसमें अंडाशय में एक बीजांड होता है वे अपने पुष्पक्रम से बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? बेटा नो डाउट वायु के द्वारा ही होने चाहिए परागण इनमें। अगला क्वेश्चन, आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें निषेचित भ्रूणकोश में अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित संरचनाएं पाई जाती है, वो कौन कौन सी होती है? सहायक कोशिका, प्रतिविन्यासित और ध्रुवीय केंद्रक, सहायक कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका, युग्मनज, क्या पूछा है? निषेचित। निषेचित पूछा है ना, तो निषेचित में तो बेटा ध्रुवीय केंद्रक भी आपको नहीं मिलेंगे, भ्रूणपोष मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी कर दो इसका। दोहरा निषेचन क्या होता है? एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से क्रिया करेगा और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो जो बीच वाले जो दो होते हैं उससे क्रिया करता है। तो आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा अपना, बिल्कुल सही है। द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अनावृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी के द्वारा। कुछ पादपों में मादा युग्मक के बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाता है, इस घटना को कहते हैं? बेटा ये घटना होती है अनिषेक जनन। पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंडाशय फलभित्ति में विकसित होता है, युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है और बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होता है, बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होता है। बीज में अवशिष्ट बीजाणुकाएं को क्या कहा जाता है? परिभ्रूणकोश। देखो एक छोटी सी बात आप लोगों को याद रखनी है, मतलब ये याद रखना है, मतलब समझना, कई तरीके के लोग होते हैं, नो डाउट। मैं कमेंट अब नहीं पढ़ता हूं क्योंकि जो बच्चा पूरी साल नहीं पढ़ता वो ये सोचता है कि हर्षित सर कुछ घोल के पिला देंगे तो मजा आ जाएगा। बेटा आपको पता होना चाहिए कि अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट आप में से कई सारे बच्चे बोलते होंगे कि पोल करवा दो हर्षित सर, पोल करवा दो। बेटा मैंने क्लास में पोल बहुत करवाए हैं, मगर आपको पता है अभी हर एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे दिन में कैसे क्या करना है मैं आज आपको बताने वाला हूं, और प्लीज मेरी इस वाली बात को बहुत अच्छे से याद रखना। मैं बताने वाला हूं अभी इसके बाद ही, इसी बस चैप्टर के बाद ही वो सब कुछ, ठीक है। तो कच्चे नारियल में नारियल का पानी क्या है? बेटा वो आपको पता है केवल न्यूक्लियस का विभाजन होता है, मतलब और कोशिका का विभाजन नहीं होता, ठीक है। और मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष होता है वो तो ठीक है, वो तो वही सब है। पुष्पी पात्र में बिना निषेचन के बीज का बनना, बेटा याद रखना बिना निषेचन के फल बनेगा तो अनिषेक जनन कहेंगे, और बिना निषेचन के अगर बीज बनेगा तो हम उसे असंग जनन कहेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंग्लिश में शायद इसको एपोमिक्सिस ही कहा जाता है मेरे हिसाब से। दो तीन बात जो मैं आज आपसे बोलूंगा, और मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं ना, वो सारे के सारे बच्चे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। थोड़ी देर के लिए बस कमेंट्स मत करना, थोड़ी देर के लिए बस मेरी बात सुनना। आप थोड़ी देर के लिए, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं क्योंकि तुम मानोगे नहीं, थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स ऑफ है अभी आपका। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना दोस्त। ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझनी पड़ेगी कि अब जो टाइम आपके पास बचा है उस टाइम के अंदर आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जितने चैप्टर पढ़ लिए उनको ही अच्छे से करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज लिखते हैं, हर्षित सर कैसे करें। अब सारे बच्चों के मैसेज का रिप्लाई करना आपको पता है मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको जो बता रहा हूं वो आपको याद रखनी है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि आपको अब आपने जितना पढ़ लिया अब उसी को ही आपको रिवाइज करना है। हर्षित सर रिवीजन कैसे करें? बेटा अगर आप लोगों ने थ्योरी से रिवीजन करने की कोशिश करी तो विश्वास करिएगा शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि थ्योरी से रिवीजन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको अब थ्योरी से रिवीजन नहीं करना, आपको क्वेश्चन आंसर से रिवीजन करना है। मैं वैसे भी ये वाले ट्रिक आपको 2 महीने पहले बोल चुका हूं मेरे जितने भी पुराने बैचेस हैं, मगर जो बच्चा मेरे को आज सुन रहा है और आज से चाहता है कि मैं इन बाकी बचे हुए दिन में आखिर कैसे अपनी प्रिपरेशन को और बढ़िया कर लूं जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाए, मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया बता रहा हूं। आपको डेली टू डेली बस एक काम करना है कि आपको अपना टारगेट बनाना है। यह नहीं करना कि आज पूरे दिन बायोलॉजी ही पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री साइड में रख दी, गलत है ये। अब मेरे ख्याल से अब आपकी क्लास का टाइम तो कोई होता नहीं है, अब आपके पास पूरा का पूरा टाइम आपके अपने लिए है। तो आपको करना क्या है?
आपको केवल और केवल जो टाइम आपको दिया हुआ है, जो भी टाइम है आपके पास, उसको पूरा मार्क कर लो, आज मुझे पूरे दिन में ये करना है, ठीक है। और होने वाला टाइम मार्क करो। जैसे हम 7 दिन का सिलेबस बनाते हैं ना, अब तुम 7 दिन का सिलेबस मत बनाओ, अब तुम सिंगल डे का सिलेबस बनाओ कि आज मुझे ये करना है, मेरा टारगेट है ये, आज मुझे बॉटनी का 1 चैप्टर, जूलॉजी का 1 चैप्टर, फिजिक्स का 1 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करने हैं मतलब करने हैं। आज मैं तभी सोऊंगा जब मैं ये हो जाए। और कैसे करने हैं चाहो, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो उसमें शायद मार्किंग आपने कर रखी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लो, पीवाईक्यूज एक बार और निपटा दो, अगर क्वेश्चन आंसर है तो वो निपटा दो। 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे आपको सोना है, एज एनी हाउ सोना है, कुछ भी हो जाए। 6 घंटे तो मान ही लो कम से कम, ये तो सोना ही सोना है। मान लो 17-18 घंटे आपके पास बच गए, 17-18 घंटे के आसपास अलावा 1-2 घंटे आपने खाना पीना भी खा लिया, मान लो 14 घंटे बच गए हैं। ये जो 14 घंटे 14 आवर्स अब आपके पास बचे हैं, इसमें कोई कोताही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आज मुझे 14 घंटे में ये वाला काम करना है, बस इतना सा है। सोचो 14 आवर्स आपको लग रहा है कम है, मगर 10 दिन के अंदर यही 140 घंटे हो जाते हैं, और 20 दिन के अंदर यही 14×28 280 घंटे हो जाते हैं। सही बात है ना, पता भी नहीं लगेगा। 280 घंटे बहुत होते हैं पढ़ाई के लिए, जिसमें थोड़ा बहुत मैं आ गया, 1 घंटा मुझे दे दिया। ओवरऑल भी आपकी खुद की तैयारी के लिए 11 घंटे आपको निकालने ही निकालने, 10 से 11 घंटे, और शायद इतना काम आप लोग कर लेंगे। और करना है दोस्त, कर लेंगे, क्या होता है, करना है। हमेशा पॉजिटिव वाले मैसेज किया करो। इंस्टा पे मैसेज करते हो, सर क्या करूं, हर्षित सर ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो भाई? नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो बस पॉजिटिव सोचो कि मेरा सिलेक्शन तो होने वाला है हर्षित सर, मैं आपसे मिलने वाला हूं, बस सीधी सी बात है। किसी भी चीज को अगर इंस्टा पे लिखते हो ना, तो वहां पे लिखते हो हर्षित सर मैं क्या करूं, मेरे को तो टेंशन हो रही है। बेटा अच्छा है ना, टेंशन तो सबको होनी चाहिए। एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल टेंशन नहीं है, जो कह रही है मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ूंगा तो ठीक है, नहीं भी ठीक है, वो गलत है ना। आपको थोड़ी टेंशन है, वो होनी चाहिए, बस थोड़ी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। नीट एक एग्जाम ही तो है, फोड़ देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, तुमने सुना नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हमेशा मन में बस एक चीज रखना, हमेशा एक बात रखना, मतलब मैं हमेशा बोलता हूं, आपको मोटिवेशन अपने अंदर से मिलेगा। चाहते हो अपने अड़ोसी पड़ोसी और किसी को भी कि वो आपके लिए हमेशा अच्छा बोले। वैसे तो हम ऐसा कर नहीं सकते कि हर कोई अच्छा बोले, मगर थोड़ी सी बात बस मेरी मान लो कि जब अपनों ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहला दिया था कि होनहार हो तुम। इतनी शिद्दत से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। बट ये बोलना नहीं, ये करके दिखाना पड़ेगा आपको। अगर पक्की मेरी बात समझ में आ गई, ये 2-4-5 मिनट जो मैंने बीच में खाए उसके लिए सॉरी फील कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिसको मेरी बात समझ में आ जाएगी ना, वो आज से ही अपनी 100% देना चालू कर देगा। बोलने वाली बात है कि 200% दे दो, होता ही नहीं है बेटा 200%। 100% दे सकते हो आप, बस अपना आज से काम चालू कर दो, बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और ज्यादा नेगेटिव है और जयपुर के आसपास रहते हो, तो मैंने बोल ही दिया था मिलने के लिए आ जाना 12 तारीख को। सही है ना, इतना तो मैंने बोल ही दिया कि मिलने के लिए आ जाना 12 तारीख को। अगर जयपुर के आसपास रहते हो तो वहीं मिल लेंगे, वहीं तुम्हारी टेंशन को दूर करेंगे आराम से। क्या दिक्कत आ रही है, मस्त रहो ना यार, टेंशन मत लिया करो ज्यादा, ठीक है। मगर करो ऐसे जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं, ऐसे ही करना है और आज से ही करना है। हो जाएगा क्या? कमेंट बॉक्स भर दो भाई, अगर मेरी बात मान लोगे तो बस कमेंट बॉक्स में लिख दो। कमेंट बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। उम्मीद की क्लास तब देखनी चाहिए जब आपको लगता है कि अब मुझे जरूरत है। आपको कोई चैप्टर आता है अच्छे से, तो बस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो फिर। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना? मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, ये 10-20 जो पीवाईक्यूज लेके आया हूं, ठीक है। अब आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा हर्षित सर यार ये जो 10-20 आप पीवाईक्यू लेके आए हो, हर्षित सर आपने तो फटाफट से करवा दिए। कोई बात नहीं, क्लास के बाद ये लेक्चर तो तुम्हें मिलेगा ही, तुम कर लेना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। बट मैं केवल तुम्हारे लिए, मैं एनसीईआरटी क्यों पढ़ाता हूं, तुम खुद भी सोचो ना। मैं भी तुम्हारे पास तुमको रिकॉर्डेड कुछ भी दे सकता था, मगर मैं तुम्हें रिकॉर्डेड क्यों नहीं दे रहा? मैं लाइव आने का मन था, क्योंकि आज मैं तुमसे जो बोल सकता हूं ना, वो आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग बोल सकता हूं। मैं अगर तुमको कुछ भी चीज दे देता और मैं ऐसे नहीं आता लाइव, तो क्या मैं तुमसे बात कर पाता? नहीं। क्या हमारा अच्छा ऐसा वार्तालाप हो पाता? नहीं। तो हमारा वार्तालाप अगर हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ये कि मैं चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं, ठीक है ना। नेगेटिव बेटा सब हो जाते हैं, नेगेटिव सब हो जाते हैं। तुम विश्वास करोगे, मैं पिछले 10 से 15 दिन से जिम जा रहा हूं। मैं मेरी बात बताता हूं, मैं 15 दिन से जिम जा रहा हूं। अब वहां पे बेटा ऐसे ऐसे फिजिक वाले बंदे आते हैं। अब मैं तो बेटा इतना स्मार्ट नहीं हूं, देखो तुम्हें भी पता है ना, कमेंट में तो स्मार्ट लिख देना, कोई बात नहीं। मगर वहां पे जाने के बाद लगता है कि यार क्या, मगर ठीक है ना बेटा, अगर एवरेस्ट को ऐसे देखोगे ना कि वो बहुत हाइट पे है, तो कभी चढ़ नहीं पाओगे।
अपने टारगेट छोटे बनाओ, छोटे टारगेट बनाओ अपने। मैं बिल्कुल आपको किसी और तरीके से भ्रमित नहीं करना चाह रहा कि बेटा ये ले, ये पी ले बेटा, मजा आ जाएगा, ले बाबा का प्रसाद है बेटा, कुछ नहीं होता ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखना, एक टीचर सिलेक्शन नहीं करता कभी, सिलेक्शन एक बैच नहीं करता, सिलेक्शन बच्चा करता है। ये ताकत एक केवल टीचर के पास नहीं दी भगवान ने। टीचर अच्छा पढ़ा सकता है, अब उसकी क्लास में 500 बच्चा बैठा है, 1000 बैठा है, 5000 बच्चा बैठा है, तो वो बच्चा सच में यही तो है, वो बच्चा यही तो सोच रहा है कि टीचर ने तो सबको पढ़ाया, सबका सिलेक्शन थोड़ी, क्योंकि कुछ मानेंगे बात, कुछ नहीं भी मानेंगे। अब जो नहीं मानेंगे बताओ उसका क्या किया जाए। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो बस बात याद रखो, जो मैं बोल रहा हूं बस वो वाली बात याद रखो, फालतू का कुछ मत सोचो दोस्त। मतलब लिटरली आज मैं पढ़ा रहा हूं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहो। मतलब लिटरली मन में कोई बात है, देखो मैं तो उठपटांग कुछ भी रील बनाता रहता हूं, तो रील देख लिया करो जाके मेरी, मैं वो डालता भी केवल तुम्हारे लिए हूं, केवल तुम लोगों के लिए, और किसी के लिए नहीं। मुझे लगता है कि यार आप टेंशन में आ जाते होंगे तो ठीक है, क्योंकि हर टाइम पे पढ़ाई पढ़ाई नहीं ना, इसको रिलैक्स रखो, दिमाग को बढ़िया तरीके से रिलैक्स रखो। घर वालों से बात करो बढ़िया, कोई लोड नहीं है, बढ़िया बात करो घर वालों से, मम्मी पापा से बात करो, ठीक है ना। वो चलिए ना, वर्तमान आंखों का धोखा है। चलो आज एक गाना सुनाऊंगा तुम्हें, बहुत बहुत बढ़िया लगता है मुझे, ठीक है, बहुत बढ़िया गाना लगता है। मतलब पुराने बच्चों को तो सुना रखा है, मैं कुछ ही गाने गाता हूं तो मेरे को वही अच्छे लगते हैं, ठीक है। आज एक गाना सुनाऊंगा केवल तुम लोगों को, ठीक है ना। ओके चलो आ जाओ। टेंशन मत लिया करो, बस पढ़ाई किया करो, पढ़ाई करना तुम्हारा तुम्हारा बस एक ही कर्म है, पढ़ाई करो। तुम ये मत देखो कि तुम सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, मगर पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना। रिजल्ट कुछ भी रहे, अगर ज्यादा है तो रिजल्ट कुछ भी रहे ना, मुझसे बात करना आराम से, टेंशन फ्री। रिजल्ट तुम्हारा कुछ भी रहे, मुझसे बात करना आराम से, अपनी किसी भी फैकल्टी से बात करना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हम बैठे तो हैं तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों टेंशन लेते हो। तुम विश्वास करो कि मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं था, अगर मैं यही सोच लेता कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे क्या कर रहे हैं तो आज क्या मैं आपको पढ़ा पाता, नहीं ना। तो आप सोचो मत, ज्यादा ज्यादा आगे की मत सोचो, बस मेहनत करो। आपके हाथ में एक काम है, मेहनत करना, मेहनत करो, अपना 100% दो, बस यही है आपके हाथ में। रिजल्ट क्या आएगा तुम सब कुछ थोड़ी डिसाइड करोगे भाई, है ना, तो सब कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके ठीक है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर वाले सबके अच्छे होते हैं, कभी कभार मानते हैं, सब मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट चिल मारो यार, मस्त रहो, एक एग्जाम ही तो है, हो जाएगा। नीट एक एग्जाम ही तो है, हो जाएगा, उसमें टेंशन काहे की है, ठीक है। हाँ मस्त रहो, आज एक और डालूंगा बढ़िया सी, ठीक है, कल तुम लोगों के लिए डालूंगा इंस्टाग्राम पे, आज तुम लोगों के लिए कोशिश करूंगा लाइव आऊं, देखता हूं आज, ठीक है, पक्का। अभी जिम जाऊंगा इसके बाद, तो वहां से लाइव आता हूं, केवल तुम लोगों के लिए आऊंगा, ठीक है ना। बस चिल मारो यार, मस्त रहा करो, ऐसे टेंशन नहीं लेने का फालतू का, ठीक है। बस पढ़ाई में ध्यान लगाओ अपना। मैं तभी आपसे बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने, हो सकता है इस ये मैं अब एकदम से इतना पूरा चैप्टर ऐसे नहीं समझा सकता ना, मैंने लेक्चर में इसको समझाया, तो आप चाहो तो 2.0 का लेक्चर अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं तो 2.0 के लेक्चर में शायद मिल जाएगा, देख लो आराम से। नहीं है तो माइंड मैप पड़ा हुआ है, इंग्लिश में है, मगर तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा 40-50 मिनट में। ये फिर एक कमेंट और छोड़ देना नीचे, अच्छा सा अर्शी सर मजा आ गया, ऐसी तो बात होती है, ठीक है ना। बढ़िया करो, सब मजा करो, मेरे ही नाम से सर्च करोगे तो आ जाऊंगा मैं, और मस्ती, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं, वहां पढ़ाई नहीं, कभी पूरा पढ़ लिए 10 घंटे पढ़ लिए, 10 मिनट के लिए देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों ने मना करा है तो मत देखो, फिर नीट के एग्जाम के बाद देखेंगे, बट माइंड को रिलैक्स रखो, घर वालों से बात करो, मुझसे बात करो, माइंड रिलैक्स रखो। मैं आया इसलिए हूं लाइव। अब कई लोग कहते हैं रिकॉर्डेड है, बेटा 5:10 हुए हैं और 10 तारीख है, चौथा महीना है, अब बताओ और कैसा लाइव होगा। देख लो घड़ी में टाइम और देख लो बेटा, तुम्हारा और ये मैच कर रहा है लगभग लगभग, तो बेटा लाइव ही हूं मैं, रिकॉर्डेड नहीं हूं मैं, लाइव ही आया हूं अभी आप लोगों के लिए, ठीक है। आ जाओ, चलें आगे, पक्का। अरे डरो मत भाई, मस्त रहो, डरो मत, आ जाओ। ये वाला चैप्टर मैं आपको ज्यादा इंटरप्रिटेट नहीं करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पता है कि आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा मैं, बस ठीक है। यहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट है, डीएनए की संरचना, यहाँ पे ये सारे के सारे जो ऑप्शन है, यहां से क्वेश्चन बहुत प्यारा बन सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से,
और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या होती है आपको पता होना चाहिए। मैं वर्ड बोलता हूं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। टाइड में सारे आ जाएंगे बेटा, क्योंकि टीवी में ऐड आता है, नहीं जैसे व्हाइट हो तो टाइड हो, सुना है ऐड। जैसे एक उसका भी ऐड आता था, किसका ऐड आता था, वो उसका ऐड आता था, ओहो गीतिका जी आइए आइए, लीजिए आपका सब सामान तैयार। गीतिका जी बोलती है ये नहीं, वो निरमा सुपर नीली डिटर्जेंट टिकिया। लेकिन आप तो हमेशा महंगे वाली टिकिया, लेकिन ठीक जब वही महंगे दामों की क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। मान गए कि आप किसे, आपकी पार की नजर और निरमा सुपर दोनों को। अब निरमा सुपर धुलाई का सुपर दाम, दाम फिर भी कम, बहुत बढ़िया। ऐसे कई बार ऐड आ जाते हैं, आ जाओ बेटा। तो इस तरीके की संरचना बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। मजाक मजाक के 100 बातें हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। प्यूरिन और पायरिमिडीन क्या होते हैं पता होना चाहिए। पायरिमिडीन वो होते हैं जिसकी स्पेल में वाई आ जाए, क्योंकि पायरिमिडीन में वाई आ रहा है, थाइमिन और साइटोसिन। और यूरासिल होता है आरएनए के अंदर, और एडिनिन और ग्वानिन होते हैं प्यूरिन। एडिनिन थाइमिन से जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। बहुत ही बढ़िया वाली बात है, आ जाओ आगे। ये डायग्राम है, बीडीएनए का मॉडल है। यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है। 34 एंगस्ट्रॉम पढ़ा होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, अंधेरा कायम रहे कितना है 20 एंगस्ट्रॉम, 10 नाइट्रोजन क्षारक, सब कुछ पढ़ा है ना। बस क्या लोड लेते हो, सब तो आता है तुम्हें, तुम घबरा जाते हो बस। द्विकुंडली की संरचना में कितने पता होगा, जितने एडिनिन उतने थाइमिन, 4 गाफ का इक्विवेलेंसी लॉ पता ही है, बहुत बढ़िया। डीएनए से डीएनए बनाओगे प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए बनाओगे अनुलेखन, आरएनए से प्रोटीन बनाओगे अनुवादन, हो गया लो, कितना आसान है, ऐसे ही घबराते हो तुम। डीएनए, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा हुआ रहता है। डीएनए होता है कैसा, अम्लीय, और डीएनए कैसा होता है, ऋणावेशित। जबकि प्रोटीन कैसा होता है, धनावेशित और क्षारीय। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन कौन से होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैंने देखो इंग्लिश में तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मतलब हिंदी में भी नो डाउट पढ़ाया है, बट मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये यहां पे ना, ये कहां गया कहां गया कहां गया, मॉलिक्यूलर, देखो कुछ इस तरीके का है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैसे इंग्लिश में, मगर आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसा हिस्टोन प्रोटीन होता है, H2A, H2B, H3 और H4, इसके ऊपर ये डीएनए लिपटा हुआ रहता है। एक डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर 1.75 या 1/3/4 टाइम टर्न करेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन बेस कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बन जाएगा। ये माइंड मैप है, आपको गूगल पे, यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। कंपटीशन वाला पे जाना, वहां पे प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे मैं दिख जाऊंगा, मेरे ऊपर क्लिक करना, उसके अंदर ये वाला चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लिक करना और 1 घंटा आज इसके साथ निपटा देना, एंजॉय करना रात को, और उसमें कमेंट कर देना, ग्रुप पे भी कर देना, फिर अपनी कम्युनिटी पे, ठीक है। आ जाओ बेटा, बड़ा आसान, कोई लोड ही नहीं है, आ जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, बेड्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, जो माला होती है उस तरीके से पिरोते हैं, वैसा ही होता है। डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको अभिरंजित किससे किया जाता है, इसको अभिरंजित किया जाता है क्षारीय अभिरंजक से। कोशिका वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। अब तुम किसी से पूछोगे क्षारीय अभिरंजक कौन से हैं, तो उसको पता भी नहीं होगा। तो वो क्षारीय अभिरंजक कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं एसिटोकार्मिन, हेमेटोजेलिन और फलगन, ये 3 होते हैं, बिल्कुल सही है। आनुवांशिक पदार्थ की खोज सबसे पहले एक ही थे, ग्रिफिथ, जिन्होंने बेटा चूहे मारे थे। 2 प्रकार की स्ट्रेन थी, एस और आर। जो एस थी वो स्मूथ थी, स्मूथ इसलिए थी क्योंकि बाहर की तरफ पॉलीसेकेराइड का एक स्तर था, उसको चूहे में डाला, चूहा निकल लिया। आर को चूहे में डाला, चूहा बच गया। एस को गर्म करके चूहे में डाला तो पॉलीसेकेराइड की लेयर खत्म हो गई, तो बेटा चूहा बच गया। मगर एस को गर्म करके आर में डाला और आर को चूहे में डाला, बेटा चूहा मर गया। रीजन, आर आर नहीं रहा, एस बन गया। मतलब तुम तो बहुत सुधरे हुए हो, तुम तो बहुत सुधरे हुए, और तुमने कुछ चीज चुरा ली, ठीक है, मान लो तुम तो चोर हो, तुमने चुरा ली कोई चीज, अब तुम भाग रहे हो, तुम्हारे पीछे पुलिस पकड़ी है, तुमने अपने दोस्त को पकड़ा दिया चोरी का सामान, तो वो चोर बन गया, बस इतनी सी बात है। जब इसको गर्म किया तो मतलब इसको पकड़ लिया, मगर जब इसको आर में डाला तो बेटा आर अब आर नहीं रहा, आर के अंदर एस के गुण आ गए, और जब आर को चूहे में डाला तो बेटा चूहा निकल लिया, काम हो गया। इसके बाद 3 चीज और थी रूपांतरित प्रयोग, कौन कौन से, एवेरी मैक्लॉयड मैकॉर्टी। ये एवेरी मैक्लॉयड मैकॉर्टी ने भी बहुत सारी चीजें बताई थी। इन्होंने डीएनए, आरएनए, प्रोटीएज, 3 एंजाइम का प्रयोग किया था, पता ही होगा आपको पूरा एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा, फिर भी उस टेस्ट ट्यूब से रिजल्ट निकला जिसमें आरएनए था और प्रोटीएज था, तो डीएनए ने ही आर स्ट्रेन को एस प्रभेद में कन्वर्ट कर दिया। डीएनएज और डीएनएज क्या होता है, जिसमें एएसई लग जाता है वो एंजाइम हो जाता है, इतनी सी बात है, ठीक है। ये तो डीएनए होता है। ये हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट है, मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा कि इन्होंने क्या काम किया। P32 और S35 2 अभिरंजन थे। S35 क्या है, सल्फर, सल्फर किसके ऊपर जाएगा, प्रोटीन, और प्रोटीन कहां होता है, कैप्सिड के पास।
तो क्या प्रोटीन जाता है क्या आगे स्थानांतरित होता है? नहीं होता। तो जो स्थानांतरित नहीं होगा वो आगे भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको H35 नहीं मिलेगा जीवाणु भोज उसमें बैक्टीरिया में, जबकि यहाँ पे P32 आपको मिलेगा बैक्टीरिया में यानी कि जीवाणु में। बोलो बात सही है ना? बस इतना आसान है, बताओ। मैं ऐसे ही करवा दूं बेटा खड़े खड़े, ये तो मैं यहां देखने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि तुमको लगेगा एनसीईआरटी भी दिखाई है, नहीं तो मैं ऐसे ही बोल बोल के पढ़ा दूंगा पूरा, पता भी नहीं लगा। ये बहुत सारे यहाँ से बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही बढ़िया। अगली चीज डीएनए, जो आरएनए संसार क्या होता है वो तो आपको पता ही है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, सीधा डीएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता है। ये प्रतिकृति डीएनए से डीएनए बनता है, ये अर्धसंरक्षी होता है। अर्धसंरक्षी का मतलब आधा नया आधा पुराना होता है, ठीक है। और प्रायोगिक जो किया गया था वो प्रायोगिक बताया गया था किसने? वो बताया था मेसेल्सन और स्टाल ने 1958 में। क्या किया था आपको पता होगा? इन्होंने पहली बार किसी के अंदर डाल दिया N15। N15 का मतलब हैवी था, तो बेटा नीचे नीचे बैठ गया। उसके बाद N14 डाला। N14 का मतलब दोनों डीएनए अलग अलग हो गए 15-15 वाले, और जब 14 डाला तो बेटा 14 के साथ वो मिक्स हो गया। तो अब 15-15 वाला ज्यादा हैवी था, 15-14 वाला और हल्का हो गया, लास्ट में 14-14 वाला और हल्का हो गया। ये रहा हर्षो और चेज, ओ सॉरी मेसेल्सन और स्टाल। डीएनए जो होता है ये एक्चुअली देखा जाए तो प्रतिकृतियन कैसा होता है डीएनए का? सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्धसंरक्षी होता है। इसमें जहां पे 3' होता है वहीं से एक नई क्रिया चालू होती है, क्योंकि 3' पे एक OH समूह फ्री होता है, तो यहां तो सतत डीएनए बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, प्राइमर जुड़ जाता है जिसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज है, वो यहाँ से नया डीएनए बनाता है। यहाँ पे कुछ एंजाइम भी काम होते हैं, जैसे हेलिकेज एंजाइम आपको पता होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होती है, मतलब बोलने वाली बात है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। हेलिकेज एंजाइम तो आपको पता ही है। एसएसबी प्रोटीन होते हैं जो दोनों डीएनए को अलग अलग करने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली डीएनए कंटिन्यू चलेगा तो सतत होगा, दूसरा वाला असतत होगा। ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये असतत बनता रहता है। यहाँ पे ओकाजाकी खंड बनते हैं जिसको बाद में डीएनए लाइगेज के द्वारा और पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा हम सील कर देते हैं, भर देते हैं, वो सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें कभी भी याद रखना, इसमें एटीपी का उपयोग नहीं किया जाता, बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं ली जाती ऊर्जा। क्यों? डीएनए को जब तोड़ते हो तो जो ऊर्जा निकलती है उसी ऊर्जा का उपयोग वापस कर लेते हो आप, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। प्रतिकृतियन के बाद अनुलेखन, डीएनए से आरएनए बनता है तो अनुलेखन बोलते हैं। अनुलेखन के अंदर ये वाला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां से स्टार्टिंग होगी उसे उन्नायक बोलेंगे, जहां पे खत्म होगा उसे समापक बोलेंगे। टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट आपको पता ही होना चाहिए इसके बारे में। इंट्रॉन एक्सॉन आप जानते हो, इंट्रॉन वो है जो आपके काम के नहीं है। मैंने बोला ये इंट्रॉन है, तो जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो इंट्रॉन है। इंट्रॉन को हटाना, एक्सॉन को एक साथ जोड़ना, उसे ही हम स्प्लाइसिंग की अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्प्लाइसिंग की अभिक्रिया। आरएनए का निर्माण हो जाएगा। आरएनए का निर्माण कैसे होगा? जो बहुत सारे एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, उसमें कई सारी चीजें होती है, जैसे अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। उसके बाद सिग्मा कारक जुड़ जाता है तो ये सक्रिय हो जाता है, जिससे नया डीएनए बन जाता है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, ये सारा काम हो जाएगा। यहां से बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, ये वाले पेज से बढ़िया क्वेश्चन खड़ा हो सकता है यहाँ पे। ये बेटा स्प्लाइसिंग है, कैपिंग और टेलिंग लग जाती है। कैपिंग लग जाती है हमेशा 5' पे, टेलिंग लग जाती है पॉली ए टेल लगती है 3' पे। जो कैपिंग होती है वो 5' पे मिथाइलोसिन ग्वानोसाइन लग जाता है, जी लग जाता है, तो यहां से कोई भी एंजाइम काट नहीं पाता। सही बात है ना, लाइव ही है बेटा, लाइव है, लाइव है बेटा। हाँ, सिग्मा जुड़ता है, सिग्मा केवल सक्रिय करने का काम करता है, ठीक है। तो कोर एंजाइम, होलो एंजाइम तुमने सुना होगा, तो कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो होलो एंजाइम बन जाता है, ऐसा कुछ होता है। आनुवंशिक कूट आपको पता होना चाहिए। आनुवंशिक कूट क्या होते हैं? त्रिक होते हैं आनुवंशिक कूट, ठीक है। ये त्रिक कूट होते हैं आनुवंशिक कूट। कॉमालेस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, नॉन एम्बिजियस होते हैं। टोटल मिला के 64 कोडॉन होंगे जिनसे अमीनो एसिड बने होंगे, ठीक है। इसके अंदर से 3 स्टॉप कोडॉन होंगे। कौन कौन से? यूए, यूएजी और यूजीए, 3 स्टॉप है, बाकी सबके सब कोड कर रहे हैं। आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट के बाद एक और चीज आएगी, लैक ऑपेरॉन। ट्रांसलेशन तो आपको पता ही होगा, ईपीए 3 साइट होती है। एक क्वेश्चन याद रखना कि पहला का पहला जो टीआरएनए होता है वो पहले पी साइट पर जुड़ता है, ये जरूर याद करना, और लॉन्ग चेन बन जाती है अमीनो अम्लों की, ठीक है। मैं टेलीग्राम को बता दूंगा मैं, अभी रुक जाओ। तो ये बस चीजें हैं। इसके अंदर फिर आगे चलोगे तो आपको जीन अभिव्यक्ति का नियमन मिलेगा जो जैकब और मोनार्ड ने दिया था। इसमें आपको पता होना चाहिए, लैक ऑपेरॉन, लैक्टोज ऑपेरॉन होता है। 3 जीन होते हैं, जेड वाई ए बनाते हैं बीपीटी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज।
इसमें एक स्विच ऑन होता है, एक स्विच ऑफ होता है। कैसे प्रोटीन का निर्माण करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दो चीजें और है जिसमें एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक है। इसके अलावा एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। देखो एक बात समझना, ये चैप्टर थ्योरेटिकल बहुत स्ट्रांग है, यहां से थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आ सकते हैं क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। एसएनपी क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, क्वेश्चन बन सकता है। स्टेप इनमें से कौन सा है, हो सकता है। ब्लॉटिंग क्या होती है, आ सकता है क्वेश्चन। तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैप्टर है, आपने भी इतनी आसानी से तो किया नहीं होगा, बड़ा चैप्टर है, आपने भी टाइम लिया होगा इस वाले चैप्टर में, तो वो आपने दे दिया होगा, ठीक है। आ जाओ, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं आगे क्वेश्चन। चलो ये करो, करके बताओ, ये क्वेश्चन 2023 का है, करो जल्दी से, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। विजेंद्र बेटा पढ़ लो, विनेश, शिवांगी, आयुषी, जया। इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर से करो, थ्योरी से नहीं, क्वेश्चन आंसर से करो इस चैप्टर को, ठीक है बेटा। देखो मैं कल से चालू करूंगा क्वेश्चन आंसर देना, मैंने अभी तक इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मेरे बैचेस चल रहे थे, बट मैं चाहूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर देना चालू करूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है वो पूछ रहे हो आप, तो बिल्कुल बता देता हूं। ये बेटा स्कैन कर सकते हो, अगर स्कैन हो जाता है तो। ये लिखा हुआ है हर्षित सर पीडब्ल्यू के नाम से है, ठीक है। ये रहा टेलीग्राम का चैनल, इसमें ऊपर स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मैंने पहले भी दिए हुए हैं, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये रहा, ले लेना, स्कैन कर लेना, डन है। चले अब आ जाओ, प्रोकैरियोटिक में फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। प्रोकैरियोटिक में धनात्मक आवेशित डीएनए ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन के साथ बंधकर, जिसे केंद्रिका आप कहते हैं, गलत है बेटा। यूकैरियोटिक में ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन प्रोटीन से अष्टक से जुड़ता है, बिल्कुल सही है। तो एक तो गलत है, बी और सेकंड सत्य है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कॉलम एक को जो है वो कॉलम बी से आपको सुमेलित करना है, जरा देख लेते हैं। बैक्टीरिया का जो 5x174 है वो 5386, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 2022 में, मैं अभी भी बोल रहा हूं ये नीट में आ सकता है इस बार भी, ये 2025 का भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ए का सेकंड है बेटा, ए का सेकंड देख लो। बी का क्या है, बी का 4 होना चाहिए, ठीक है, तो यही होना चाहिए बी। डीएनए कैसा होता है, एक डीएनए में अणु की लंबाई 1.1 मीटर है। देखो आप कंफ्यूज मत होना, अगर 2.2 मीटर है तो 6.6 हो गया, अगर 1.1 है तो 3.3 हो गया, ठीक है। अगुणित हो गई ना कोशिक। डीएनए से डीएनए बनना, ये तो हो गया प्रतिकृतियन, ये हो गया अनुलेखन, और ये हो गया अनुवादन, बस इतनी सी बात है। अच्छा, रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो सेंट्रल डोग्मा का पार्ट नहीं है। सेंट्रल डोग्मा के लिए आपने पढ़ा होगा प्रतिकृतियन, अनुलेखन, अनुवादन, सेंट्रल डोग्मा है ये, ठीक है। कि वॉटसन ने बताया था, क्रिक ने, आई थिंक केवल क्रिक ने बताया था, वॉटसन का कोई रोल नहीं था इसके अंदर। एक डीएनए में एडेनिन 30% है बेटा, याद रखना जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, तो अगर एडेनिन 30% है तो ये भी 30% होगा, तो टोटल मिला के 60% तो हो गए। वो पूछ रहा है ग्वानिन कितने होंगे, तो देखो थाइमिन तो हो गए 30%, बचा कितना, 100 में से 60 निकालोगे तो 40, 40 में 20% ये होगा, 20% ये और 20% ये। आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियन शब्द किसने दिया था, बेटा मिशर ने दिया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नीस 2025 में भी आएगा। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक नाइट्रोजन क्षारक से ओएच से जुड़ा होता है, पहले कार्बन से। यदि दो लगातार क्षारक युग्मों के बीच 0.3 नैनोमीटर है तो द्विकुंडली, बेटा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी ने पूरा बता रखा है, ये लाइन प्रॉपर एनसीईआरटी की है, तो 2.2 मीटर का ही होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैंने लेक्चर के अंदर पूरा निकाल के दिखा रखा है ये। डीएनए और आरएनए में प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, बेटा याद रखना प्यूरिन कौन कौन से होंगे, एडेनिन और ग्वानिन।
पायरिमिडीन कौन कौन से होंगे? थाइमीन और साइटोसिन, ये तो होगा डीएनए में। और आरएनए में कौन सा होगा? आरएनए में यूरासिल और साइटोसिन, थाइमीन नहीं होता। डीएनए में खंड कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। अच्छा, अगर तुम पढ़े तो बहुत हो, फटाफट से बता दो कमेंट बॉक्स में, और अपने बैच का नाम और लिख देना जिसको पता है। 2.0 वाला तुमको तो पता होना चाहिए, तुम्हें तो मैंने पढ़ाया। डीएनए नेगेटिव क्यों होता है? डीएनए ऋणावेशित क्यों होता है? बताओ जल्दी से, फटाफट से आंसर बताओ। डीएनए ऋणावेशित क्यों होता है, इसका आंसर बता दो। आंसर बताओ। आखिर किसकी जैसे डीएनए ऋणावेशित होता है? इसका आंसर दे दो मेरे को फटाफट से। आखिर किसकी जैसे डीएनए ऋणावेशित होता है? हाँ, फॉस्फेट की वजह से। फॉस्फेट की वजह से डीएनए ऋणावेशित होता है, और फॉस्फेट की वजह से ही डीएनए अम्लीय होता है। एसिडिक भी फॉस्फेट की वजह से होता है, याद रखिएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सबसे बड़े खंड प्रारंभ करके छोटे छोटे क्रम में आनुवंशिकता के सही क्रम को बताओ। अच्छा, बड़े से छोटा, ठीक है। जीनोम सबसे बड़ा, जीनोम सबसे बड़ा है, फिर जीन है, फिर न्यूक्लियोटाइड है। डी आंसर होना चाहिए। ये तुम कर रहे ना भाई, बताने की जरूरत नहीं है, तो निकाल दोगे। अच्छा, ये वाली चीज केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ही होगी, सिंगल स्टैंडर्ड में नहीं, एकल श्रृंखला में ही होगी हमेशा, ठीक है। इसका आंसर तुम निकालना, फटाफट से बता दो। चलो बता ही दो। 17% अगर साइटोसिन है, 2015 में आया क्वेश्चन है, बता दो जल्दी। जल्दी कर दो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्त, टेंशन ना लो। जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, तो 17% साइटोसिन, तो 17% ही ग्वानिन होगा। 17 17 कितने हो गए? 34। 34 के बाद 33, 33 बी आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ये प्रमाण किसने दिया था? ये प्रमाण दिया था हर्षे और चेज ने। 15S वाला डीएनए बता दो जरा, आता है क्या ये? पढ़ा होगा तो बेटा सब आएगा। 60 मिनट पश्चात, याद रखना 20 मिनट का एक टाइम होता है, 20 मिनट का, तो 60 मिनट बाद 3 साइकिल हो जाएंगे। सी आंसर होगा, है? सी आंसर होगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम करके आना। ये होमवर्क है तुम्हारा, अगली क्लास में बताऊंगा। सी आंसर होगा क्या? ये बी होगा या सी होगा? ये तो गलत है, ए और डी। अब बता दो। दोनों गलत है, ए भी गलत है, डी भी गलत है। जल्दबाजी क्यों करते हो? आराम से करो, मुझे पता है तुम्हारी मैथ वीक है, आराम से करो। सी होगा आंसर। मेरे हिसाब से आंसर बी आना चाहिए। निकालो ना, निकालो, ऐसे थ्योरी में नहीं होता भाई। हर्षे और चेस के एक्सपेरिमेंट से बढ़िया क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है नीट में 2025 में। करके बताना। ये डीएनए अंतःसंरक्षी होता है, किसने बताया? ये किसने बताया था? जीवाणु में। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, सबसे एंड का प्रयोग किसने किया था? हर्षे और चेज ने। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बहुलीकरण में 5 to 3' डायरेक्शन होता है, सही है। डीएनए प्रतिकृति के दौरान एक रज्जु पर प्रतिकृति सतत होता है, दूसरे पर असतत होता है, सही है। दोनों सही है। करो ये, करके बताओ ये क्वेश्चन तुम्हारा। ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम करोगे। ये क्वेश्चन तुम करोगे, मैं नहीं कर रहा, तुम करोगे। तुम ही करोगे।
जल्दबाजी मत करना भाई, कोडिंग पूछा है, कोडिंग पूछा है, जल्दबाजी मत करना। चलो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका आंसर जो है वो डी है। बताओ बेटा क्या पूछा है, कोडिंग रज्जुक पूछा है, कोडिंग रज्जुक पूछा है बेटा, कोडिंग पूछा है। जल्दबाजी मत करो भाई, जल्दबाजी मत करो, मैं फिर बोल रहा हूं जल्दबाजी मत करो। मुझे पता है तुमको सब कुछ आता है, मगर इतनी जल्दबाजी मत करो कि दिक्कत हो जाए, जल्दबाजी मत करो। करना पड़ेगा दोस्त, बैठोगे तो करोगे तो ही होगा, ये ऐसे नहीं होगा। जैसे देखो मैं ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करके बताता हूं, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा जरा देखो। क्वेश्चन में है कि आरएनए की कौन सी श्रृंखला बनेगी, टेम्पलेट और कोडिंग। बेटा डीएनए बनता है टेम्पलेट के लिए, मगर बनता है कोडिंग के लिए, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना ये है कि टेम्पलेट से बना दो, या फिर ये नीचे वाली स्टैंड है, इसमें थाइमिन की जगह यूरासिल रख लो। यहां पे थाइमिन की जगह यूरासिल रख दो, थाइमिन की जगह यूरासिल रख लो, थाइमिन की जगह यूरासिल, थाइमिन की जगह यूरासिल। अब बता दो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, कोई मैच कर रहा है क्या? बी बिल्कुल सही है बेटा। 14 अप्रैल नहीं, 12 अप्रैल की बोली है मैंने, 14 अप्रैल नहीं बोली मैंने, 12 अप्रैल बोली है। डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज किसके थ्रू वो करता है, प्रतिरज्जुक के लिए। 12 अप्रैल बोली है मैंने कि 12 अप्रैल को जयपुर आ रहा हूं मैं, तो जयपुर मिलेंगे, ये बोला मैंने। एयूजी मिथियोनिन एवं फेनिल एनिलिन का कूट लेखन करता है, बताओ सही है क्या? मिथियोनिन का ही करता है, इसका नहीं करता, तो गलत है। तो ये सही है, डी आंसर होना चाहिए। 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिए, चलो कर दो, नहीं तो होमवर्क तो क्या ही होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है, एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए चाहिए, आरएनए चाहिए, एसआईआरएनए नहीं चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, हेलिकेज हेल्प करता है, बोला था हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है ये वाला तो तुम कर दो। बोला था जेड वाई ए का मतलब क्या है, जेड वाई ए इसका मतलब है बीपीटी, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांस एसिटाइलेज। आंसर लगा लेना, ये बताओ कोई भी एक निकाल दो, जो अलग हो वो देख लेते हैं। बी अलग है क्या सब में, नहीं। सी अलग है क्या सब में, सी अलग है, सी देख लेते हैं। सी क्या है, लैक ऑफ में वाई जीन क्या करता है, परमीएस करता है। सी का क्या आना चाहिए, सी का सेकंड आना चाहिए, ये रहा सेकंड, यही सही होगा फिर। डीएनए बहुरूपता किसका आधार बनाता है, अंगुली छाप में भी और पत्ती चित्रण में भी, फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में काम में आता है। वक्त अनुक्रम डीएनए ईएसटी जो होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग होता है, जो एक्सप्रेस करते हैं यानी कि जो जीन अभिव्यक्त करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन कर दो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन है, कर दो। तुम्हारा क्वेश्चन है, कर दो। पता है तुम लोगों को बस अब एक काम करना है, अपने ऊपर, टीचर के ऊपर ट्रस्ट रखना है आपको। हम क्या करते हैं, सक्सेसफुल हो गए तो किसी का नाम नहीं लेंगे, सक्सेसफुल नहीं हुए तो टीचर के ऊपर डाल देते हैं, घर वालों के ऊपर डाल देंगे, वो गलत है, गलत है। मेहनत करो, रिजल्ट के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेहनत करो, बस अच्छे से मेहनत करो। आज से चालू हो जाओ, बस आज से। आंसर क्या है, बी है ना। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये दो नाम है इसके, बीएसी और वाईएसी। बहुत बढ़िया। क्या मैंने जितना काम बोला आज हो जाएगा, क्या मैंने जितना काम बोला आज हो जाएगा? कौन सा नहीं आया भाई, बस 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 टेंशन मत लो, बस बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है।
मेरी बात सुनो, दो तीन बात सुनना। हर चीज चैप्टर हो जाते हैं मगर क्वेश्चन नहीं होते। पता है क्यों? तुम थ्योरी नहीं करते। एक बार थ्योरी पढ़ ली ना, अब क्वेश्चन को टाइम दो बेटा। बॉटनी है ये, बॉटनी में दो तीन चैप्टर तो ऐसे आएंगे जो आपको घुमा सकते हैं, जो आपको घुमा सकते हैं, जैसे पादप जगत। पहले तो मुझे एक बात बताओ, सभी के पास यकीन 2.0 का एक्सेस है? अगर है तो किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो वहां पे जाके चैप्टर देख लेना, इतनी सी बात है। समझ में आ गई? नहीं तो माइंड मैप देख लो, जाके माइंड मैप देख सकते हो, कोई लोड नहीं है। माइंड मैप देख लो, कोई लोड नहीं है। बढ़िया, अच्छे से देख के आना, ठीक है? हाँ, अच्छे से देख लो, मेहनत करो दोस्त। मेहनत करोगे तो सब काम हो जाएगा, मगर करना तो मेहनत पड़ेगी दोस्त, शॉर्टकट नहीं। बैठे बैठे मैं सोचूं मैं बैठे पत्ते पतला हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकता बेटा। मेरे को जिम तो करनी ही पड़ेगी, बिना जिम के मैं पतला ही नहीं हो सकता, बताओ। तो बैठे बैठे तो बेटा कोई काम नहीं होगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी, तुम्हें भी करनी पड़ेगी। मेहनत तो चाहिए मुझे, तुम्हें भी चाहिए, इतनी सी बात है। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया सर में? अच्छा वैसे एक बार बताओ, कौन कौन से बैच के बच्चे हैं अभी यहाँ पे? कौन कौन से बैच के बच्चे हैं अभी? टेलीग्राम चैनल बेटा बता दिया था मैंने, उसमें ऊपर की तरफ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो देख सकते हैं आप। हर्षित सर पीडब्ल्यू के नाम से होगा मेरे हिसाब से, आपको मिल जाएगा आप अगर चेक करेंगे तो। और अब मैं बता देता हूँ अभी इसमें कितने हैं। 4000 के आसपास उसमें स्टूडेंट्स हैं अभी। हर्षित सर बॉटनी के नाम से आपको मिल जाएगा, 4000 के आसपास है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे भी जाके, ठीक है? ये फोटो लग रही है उस पर, ये फोटो लग रही है, ठीक है? अच्छा 1.0, 2.0, 3.0 भी है, ठीक है? 2.0 गोरिल्ला गैंग। अच्छा चलो भाई, गोरिल्ला गैंग वालों मचा देना इस बार बढ़िया तरीके से, टेंशन मत लेना। अच्छा सबको एक्सेस तो मिला ही होगा 2.0 का, जाके दे बैच देख लेना। कोई भी चीज में दिक्कत हो, पादप जगत वाला चैप्टर कोई दिक्कत हो तो देख लेना आराम से, चिल मार के देखना आराम से, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअली नॉलेज पूरी जरूरी होनी चाहिए, समझ रहे हो? जैसे मैंने एक क्वेश्चन माइंड मैप में एक चीज डाली थी कि जो टैपेटम होता है वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है। मैंने एक लाइन और बोली, मैंने कहा जो मिडिल लेयर होती है, मध्य परत होती है, उससे टैपेटम नरिशमेंट लेता है, लेता है। बात सही है। अब उसमें एक बच्चा लिख रहा है हर्षित सर ये तो गलत है। गलत नहीं है बेटा, वो मैं क्या बोल रहा हूं वो चीज देखो, ठीक है? ओके। चलो तुम लोगों के लिए एक सॉन्ग कौन सा सुनाऊं? मैं यार, मेरे को गाने ही नहीं याद आते, वैसे तो मैं गुनगुनाता रहता हूं, ऐसे नहीं गाने याद आते मेरे को। आ, कौन सा गाना गाऊं? चलो एक बहुत अच्छा गाना 2.0 को तो सुनाया था, आज तुम लोगों को सुनाता हूं मैं। तो अब मेरे साथ साथ गुनगुना लेना थोड़ा सा, ठीक है? सॉन्ग कुछ ऐसा है, थोड़ा गला खराब है तो सहन कर लेना, आवाज अगर बेकार हो तो, ठीक है ना? हाँ, आवाज बेकार हो तो ठीक है। तमिल में गाऊं, भोजपुरी नहीं आती बेटा। चलो एक गाना सुनाता हूँ। हम्म सुनो, सुनो। हाँ ठीक है, तमल्ली वाला, तमल्ली वाला सुनाऊं क्या? चलो तमल्ली वाला बोल रहे, तमल्ली वाला सुनो। तमल्ली माँ विला लैबमिनबन बीनियर दियावा, तमल्ली माँ तमल्लिम वाले उपल व्यूमला बंजा, तमल्ली माई इश्किला बय का बहुआ। सुना है क्या? बताओ सॉन्ग। तमल्लिला बीवी मक्तैला इलैयो नैय दिंदहैला विलाऊ अले तुल्ली तू लबमनमनी विमक्तै इल्लही तुई जीने कसा। सुना होगा। अब मैं वो गाना सुनाता हूँ जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है, मैं सुनता बहुत हूँ, और आप लोगों को तो 2.0 वालों को तो बहुत बार सुनाया मैंने, वो जरा ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ गुनगुना लो, बता देना अगर सुना है तो, मूवी का नाम बता देना। मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, इसे समझो ना तुम सिर्फ पानी। मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, इसे समझो ना तुम सिर्फ पानी। रो रो के आंसुओं के तार धुल जाएंगे, इनमें वफा के रंग आज घुल जाएंगे। पास तुम रहोगे, दूर अब न होगे,
करेंगे ना तुम पे सितम। सुना गाना? दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। एक और पैराग्राफ सुनाऊं? आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं, कदमों में तेरे मैं दो जहां वार दूं। चैन मेरा ले लो, खुशी मेरी ले लो, दे दो मुझे दे दो सारे गम। ये लाइन तुम लोगों के लिए, दिल से, केवल तुम लोगों के लिए। मेरे साथ साथ गुनगुना सकते हो, घर के आसपास मम्मी पापा हो तो मत गुनगुनाना, मेरे साथ। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ये केवल गाना आप लोगों के लिए था, 2 मिनट का बस सॉन्ग, तो इसमें मजा जैसा भी है बढ़िया है। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, पढ़ते रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, पढ़ाई करते रहना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस पढ़ो। डेली क्या करना है उसका टारगेट बनाओ, डेली डेली करे जाओ, निपटाए जाओ, कंप्लीट किए जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। तुम कर दोगे, मुझे पता है, मुझे पता है तुम बहुत बढ़िया करके आओगे पेपर, कोई टेंशन नहीं है, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बात हो तो मेरे तक मैसेज पहुंचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो पाया आपको मैसेज पक्का करूंगा। बाकी मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। बॉटनी कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत हो लेक्चर जाके देख लेना आराम से, कोई लोड मत लेना बिल्कुल भी। फिर बोल रहा हूं, बढ़िया से एग्जाम देना, बस तैयारी बढ़िया करना। दुनिया क्या बोलती है उससे फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों को मेरी आवाज समझ में नहीं आई होगी, अच्छी नहीं लगी होगी, कोई बात नहीं भाई, मैं सिंगर नहीं हूं, मैं तो केवल तुम लोगों के लिए गाया। अगर हंसी भी आई तो भी मजा आ गया, मेरे को तो बढ़िया लगा। तुम अगर मेरी आवाज सुन के हंसे भी ना, अगर हंसे भी, अरे क्या बेकार गा रहे हो, तो भी मजा। तुम्हें कुछ तो बेकार लगा, कोई दिक्कत नहीं है, हंसी तो आ गई ना बस गाना सुन के, बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लव यू। गोरिल्ला गैंग, गोरिल्ला गैंग इस बार दम दिखा के रहेगी, याद रखना। पॉजिटिव माइंडसेट से जाना बस पेपर देने के लिए, अच्छे से अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, बस बाकी और कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा प्यार, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। और जो बोला ना उनको याद रखना, जो जितनी भी बात बोली वो याद रखना, पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है।